तो बिना देरी किए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग पेन टू गेन क्या एक सीधा सच्चा समाधान है। लेकिन समाधान पे जाने से पहले हम कुछ थोड़े अपने सोच के विचार के तारों को थोड़ा खड़खड़ाएंगे और उसके बाद हम समाधान की ओर जाएंगे। हम ये बात करेंगे कि इकोलॉजिकल इंटीग्रल फार्मिंग क्या है और इससे किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं उनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। खेतों और किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं उनको हम अगर कैटेगराइज करें तो हमारे पास कुल 5 समस्याएं हैं कि एक तो हमें उपज में बढ़ोतरी चाहिए, मात्रा और गुणवत्ता दोनों में। दूसरा, जो भी खेती में या पशुपालन में जिस भी प्रकार की बीमारियां हैं, जंतु जनित बीमारियां, यानी कि वायरस और फंजा या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। फिर दूसरी बीमारियां हैं खेतों में, खासकर जो कीट हैं, वो खैर पशुपालन में भी है ये समस्या, कीटों की समस्या, जो मैगट्स की प्रॉब्लम डेयरी में आती है। और तीसरी समस्या है मौसम की मार। जब बारिश समय से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो पूरी तरीके से बारिश पे डिपेंडेंट रहती है खेती। और फिर सिंचाई के लिए जल प्रबंधन। ये 5 समस्याएं हैं। अगर इनका इलाज हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे किसान भाइयों को और कोई समस्या रह जाएगी। मतलब पॉलिटिकल समस्याओं की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं कि एमएसपी क्या है और ये कृषि कानून क्या है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। जो कृषि में जो एक्चुअल रियल समस्याएं हैं वो बस यही 5 हैं। और इन्हीं 5 समस्याओं के साथ कृषि जगत में पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है। ठीक है, चाहे वो आपकी दवा बनाने वाली कंपनियां हों, चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने वाली कंपनियां हों या कुछ एक्टिविस्ट हों, सब लोग यही 5 चीज़ों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अब इन 5 चीज़ों की लड़ाई का जो रिजल्ट है, अब उसको अगर हम समस्या को और बड़ा कर दें तो समस्या बड़ी होने के बाद कैसी लगती है। किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं, आमदनी कम है, लागत ज़्यादा है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता, रासायनिक खाद, बीमारियां, कीटनाशक, ये सभी समस्याएं हैं। समस्याओं का पूरा एक तरीके से जाल बिछा हुआ है कि मिट्टी की उर्वरता भी हमको बढ़ानी है, हमको खाद भी डालना है, हमको बीमारियों से भी लड़ना, हमको कीटनाशक भी डालने हैं, हमको जंतुनाशक भी डालने हैं, हमको जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट है। हमने पता नहीं कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पैदा कर ली है। और ये हर रिक्वायरमेंट जो हम पैदा करते हैं इससे हमारी लागत ही बढ़ती है। तो कृषि में हर कदम पे हमने लागत को बढ़ाया है, चाहे वो एनपीके डालना हो, चाहे वो गोबर की खाद डालनी हो, चाहे वो कंपोस्ट डालना हो, चाहे वो केचुआ खाद डालनी हो। हर समय हर क्षण हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी में कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमें ये पढ़ाया जाता है कि हर फसल के साथ मिट्टी की उर्वरता गिर जाती है। ठीक है, और हर फसल के साथ मिट्टी की उर्वरता यदि गिरेगी, कम होगी, तो उसको जाहिर सी बात है दोबारा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बीमारियां हैं तो बीमारी, हर बीमारी से हमको लड़ने के लिए कीटनाशक चाहिए। ठीक है, फिर हार्मोन्स चाहिए, कीड़ों से बचने के लिए जंतुनाशक चाहिए, संकर बीज चाहिए जिससे उपज ज़्यादा हो। ठीक है, हर चीज़ में हमने इंटरफेयर किया है, हर चीज़ में हमने अपना दखल दिया है। ठीक है, आमदनी कम हो गई है, अब मंडी में बिचौलियों का वर्चस्व है, कोल्ड स्टोरेज का अभाव है, मौसम की मार है, खेती एकमात्र कमाई का जरिया है किसानों का। ठीक है, अब ये सारी समस्याएं हैं और इसके अगेंस्ट हमारे पास विकल्प क्या है। जैविक कृषि पे जाएं। अब जैविक कृषि पे जाते हैं तो करीबन 60% हमारी उपज गिर जाती है। तो ये जो उपज घट जाएगी हमारी, इसकी वजह से हमको कोई ज़्यादा तो पैसे देगा नहीं किसानों को। मैं बिचौलियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने ऑर्गेनिक की ब्रांडिंग करके उसको डबल रेट पे मार्केट में लाया, मॉल में उसको डबल रेट पे बेचा, तो उसका मुनाफा किसान की जेब में नहीं जाता। ठीक है, बाज़ारों में जो जैविक खाद मिलती है उसके दाम डबल है रासायनिक खाद से। ठीक है,
गलत प्रकार की जैविक कृषि करने की वजह से किसानों को और नुकसान होता है। ठीक है, फिर सरकारी सब्सिडी, हर साल सब्सिडी चाहिए। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हमारी पूरी तरीके से निर्भरता है कि भाई एमएसपी अगर गिरेगी तो हमारी आमदनी गिर जाएगी भाई साहब। तो एमएसपी तो ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके लिए आंदोलन चलते हैं। ठीक है, और फिर हमको किसानों को कर्ज चाहिए। कर्ज क्यों चाहिए? क्योंकि रासायनिक खाद खरीदनी है, कीटनाशक खरीदने हैं, और वो सारे पैसे मतलब किसान को कर्ज तो मिला, लेकिन क्या वो किसान की जेब में गया? नहीं, वो गया वो कंपनी की जेब में, जो रासायनिक खाद बना रही, जो कीटनाशक बना रही, जो हार्मोन बना रही, जंतुनाशक बना रही, या जीएमओ सीड्स बना रही। तो किसान क्या है? सिर्फ एक जरिया है, निमित्त मात्र है। मतलब हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप फल की चिंता मत करो, वो मैं खाऊंगा। ठीक है, आप मेहनत करते रहो। ठीक है, अब ज़रा समस्या जब हमने समझ ली तो ज़रा एक बार तो हमारे विचार शक्ति के तार भी थोड़ा झंझोड़े। कभी आपने सोचा कि सावन में जब बारिश होती है उसके बाद बंजर भूमि पे भी घास उगाती है, हरी भरी हो जाती है? क्या वह किसी ने खाद डाली थी? क्या बदला वहाँ पे? वहाँ पे सिर्फ पानी बदला, क्योंकि वर्षा का जो जल है, बारिश का जो पानी है, वो शुद्ध प्राकृतिक जल है। कभी आपने सोचा कि टिड्डियों का और कीड़ों का जो आक्रमण होता है वो सब खेतों पे क्यों होता है, जंगलों में क्यों नहीं होता? जंगल में जबकि उनके खाने के लिए ज़्यादा सामान है, ज़्यादा सामग्री है। जंगल में कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारे न्यूट्रिशन सब कुछ कंप्लीट है। जंगल हरा भरा है, जंगल की कोई सिंचाई भी नहीं करता, कोई उर्वरक भी नहीं डालता, फिर भी जंगल हरा भरा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसके ऊपर हम सारे किसान, सारे कृषि विश्वविद्यालय सब लगे हुए हैं कि हर उपज के साथ मिट्टी की उर्वरता कम होती है। अगर ये सही है तो पिछले 25,000 साल से हम भारत में सेम जगह पर, सेम भूमि के ऊपर हर साल 3 फसल कैसे लेते आ रहे हैं? अभी तक तो पूरा भारत बंजर ज़मीन हो जाना चाहिए था। कैसे चल रहा है? इसके ऊपर ज़रा ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि ये जो दिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, और जो है उसमें बहुत फ़र्क है। कभी आपने सोचा कि प्रकृति को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु को पैदा करने के लिए या उनको बड़ा करने के लिए या उनका जीवन यापन करने के लिए क्या मनुष्य का हस्तक्षेप आवश्यक है? आदमी को बीच में दखल देना क्या आवश्यक है? बिना आदमी के क्या ये धरती हरी भरी नहीं थी? क्या इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी नहीं थे? थे ना। मनुष्य तो बाद में आया है। तो फिर हम इतना कुछ, इतना सारा आडंबर, इतना कुछ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति के विज्ञान को नहीं समझा। हम जिसको समझ रहे हैं वो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। हम जो नेचुरल साइंस है, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उसको नहीं समझते। अगर उसको समझा जाए तो उसको समझने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है वैदिक विज्ञान। आपने कभी सोचा इंडिया इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन? सबसे पुरानी सभ्यता जो कि जीवित है और लगातार जी रही है, जो इस धरती पर बची हुई है, वो भारत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारत के पास वैदिक विज्ञान था, और वैदिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। इसीलिए खेती की इजाद भारत में हुई, और इसीलिए भारत में जो खेती की परंपरा विकसित हुई वो सबसे ज़्यादा सतत थी, वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल थी, वो प्रकृति के सानिध्य में थी। तो इसका सीधा सच्चा सोल्यूशन आज की डेट में क्या है? आपको पानी चाहिए सतह के ऊपर, यानी कि तालाब चाहिए। तालाब में चाहे आप गांव का वेस्ट वाटर डालिए, चाहे आप इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर डालिए, चाहे आप बायोगैस की स्लरी डालिए, आप हर तरह का वेस्ट, जो लिक्विड वेस्ट है, आप तालाब में डाल दीजिए। तालाब में हम हमारा जो वैदिक सृजन का जो काउनॉमिक्स पद्धति है, उससे हम उस पानी को ट्रीट करेंगे।
सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश की उपलब्धता में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। जो अर्क, जो हमने दवाई, जो हर्बल मेडिसिन जो हमने तालाब में डाली है, वो प्रकाश, सूर्य प्रकाश के उपलब्धता में उसका संश्लेषण होगा, और पानी जो है वो स्वतः ही जागृत अवस्था में आएगा। ठीक है, जैसा हमारा वैदिक विज्ञान कहता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। तो ये पांचों के पांचों तत्व जो है जीवित जागृत पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे ही ये पानी ट्रांसफॉर्म होता है, ये पानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए न्यूरो इम्यूनो बूस्टर बन जाता है। और इस पानी का अगर हम फॉलियर स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे पौधों पर, तो पौधों में जो क्लोरोफिल है वो बढ़ेगा, पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। जो पौधों में जब स्प्रे होता है या ड्रिप इरिगेशन होता है, तो उसकी वजह से पौधों में जो सुदृढ़ता है वो आती है। और आपने कभी भी कोई पौधे को ओबीज नहीं देखा होगा। ठीक है, कभी भी कोई पौधा ज़रूरत से ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ठीक है, तो कारण क्या है उसका, कि पौधे को जो चाहिए होता है वो पौधा अपने पास रखता है, जो नहीं चाहिए होता है वो जड़ों के माध्यम से मिट्टी में छोड़ देता है। तो मिट्टी में जब छोड़ता है तो मिट्टी की जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी जागृत अवस्था में आता है। और जब मिट्टी, पानी और हवा तीनों जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर वो आप एक नैसर्गिक वातावरण हर पौधे को, हर पशु को, हर पक्षी को दे सकते हैं, जिसमें उसकी नैसर्गिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? इम्यूनिटी। अभी ये शब्द आपने बहुत सुना होगा पैंडेमिक के टाइम पे। इम्यूनिटी में अभी जैसे कोविड की अगर कोई इलाज नहीं था, तो फिर 97% रिकवरी रेट क्यों था? लोग कैसे ठीक हो रहे थे? क्योंकि उनकी अपनी जो नैसर्गिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी वजह से वो कोविड के वायरस से लड़ पा रहे थे। तो क्या वही प्रिंसिपल पौधों में और पक्षियों में और पशुओं में एप्लीकेबल नहीं है? जाहिर सी बात है एप्लीकेबल है। तो अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर बल देते हैं, उसको यदि बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप पौधे को, पशु पक्षी को ज़्यादा सुदृढ़ करते हैं, वो ज़्यादा सक्षम होता है और ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो इस पद्धति से हमने वेस्ट वाटर को ट्रांसफॉर्म करके न्यूरो इम्यूनो बूस्टर बनाया है, जिसके सिर्फ छिड़काव से आपको खेती में उपज डबल, बिना किसी रसायन के, बिना किसी उर्वरक के। आपको गोबर खाद भी नहीं डालनी है, क्योंकि मिट्टी का ये खेल है ही नहीं। आपको मिट्टी, पानी और हवा को जागृत अवस्था में लाना है, और फिर देखिए आपकी उपज कैसी होती है। ठीक है, तो आपकी उपज की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। आपकी लागत कम होती है, क्योंकि आपको ना कोई फर्टिलाइजर डालना है, ना कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हार्मोन, कुछ नहीं डालना है। प्रकृति स्वयं सक्षम है पौधों को बड़ा करने के लिए। आपको सिर्फ सही पानी, सही मिट्टी, सही हवा चाहिए। और मिट्टी भी आपके कुछ करने से ठीक नहीं होगी, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है। आपके हाथ में कट यदि लगता है तो वो अपने आप हील होता है, बैंडेड लगाने से हील नहीं होता। बिना बैंडेड के भी वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिससे वो हील होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो तंत्र है, ये जो हमारी वैदिक पद्धति है, इसमें हम मिट्टी, पानी और हवा को जागृत करते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खेती और पशुपालन के लिए। और वो जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं, आपकी खेती की जो लागत है वो न्यूनतम हो गई, उपज बढ़ गई, उपज की गुणवत्ता बढ़ गई, और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आपका लाभ है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपका जो खेत है वो डिजीज, पेस्ट और वेदर रेजिलेंट हो जाता है। यानी कि आपके खेत पे ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई कीट आएगा, और ना ही किसी प्रकार की मौसम की मार आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो फसल है वो खुद अपने आप में इतनी सुदृढ़ है कि बारिश कम हो गई, या समय से पहले हो गई, या समय के बाद हो गई, तो आपकी फसल उस कंडीशन को विथस्टैंड कर पाएगी, उस कंडीशन को झेल पाएगी। So that is more important than anything else. Similarly, it goes true with your animal husbandry also. पशुपालन है, आप डेयरी कर रहे हो, या बकरी पालन कर रहे हो, या मुर्गी पालन कर रहे हो, या आप मत्स्य पालन कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो,
क्या आपको मालूम है कि 95% बीमारियां जो हैं पशु क्षेत्र में भी, एनिमल हस्बेंड्री में भी वाटर बोर्न होती हैं। आपको पानी का इनपुट ठीक करना है, आपको दवाइयाँ नहीं ऐड करनी है। यदि आपने पानी ठीक रखा है, यदि आप शुद्ध पानी से अपने पशुओं को नहला रहे हैं, उनका बाड़ा धो रहे हैं, उनके पीने के लिए आपने यदि शुद्ध पानी रखा है, तो 99% बीमारियों का आप वैसे ही किल कर सकते हैं, तो बीमारी आएगी नहीं। और ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, ये यदि आपके पास तालाब है और आप उसके कार्बन क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हैं, तो आपको खेती पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना पड़ेगा, पशुपालन पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना पड़ेगा। इतने कार्बन क्रेडिट आप ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। तो आपकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से रीस्टाब्लिश हो सकती है। हर किसान हर खेत में यदि अपना एक तालाब बनाए और बोरवेल का पानी खेती में ना इस्तेमाल करे, ये जो फ्लडिंग हम करते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम यूरिया डाल रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ बोरवेल का पानी लाके तालाब में भरना है, तालाब में पानी को जागृत करना है हमारी जो पद्धति है उसके द्वारा, और उसी पानी का हमको या तो ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल करना है या सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम पे फॉलियो स्प्रे करना है, और आपको फर्स्ट क्रॉप साइकिल से बिना किसी केमिकल के कम से कम डबल फसल मिलेगी। वही जो चारा है, जो आपने फसल ले ली, बाकी जो बच गया वो आपका चारा है। तो हमको सिस्टम ऐसा बनाना है कि ज़ीरो वेस्टेज उपक्रम हो। जो हमारा डेयरी है या पशुपालन है, गोबर हमने डाल दिया बायोगैस प्लांट में, बायोगैस प्लांट का वेस्टेज आया स्लरी हमने डाल दिया पॉन्ड में हमने पानी को ट्रीट किया, वो पानी का हमने फॉलियर स्प्रे किया फसलों से जो हमने जो भी फ्रूट्स या सीड्स हमको चाहिए वो हमने निकाल लिया, वो हमने बाज़ार में बेच दिया, और जो बच गया वो चारा है, चारा वापस हमारे पशुशाला में चला गया, तो उससे चारा हो गया। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी जो है हमको अपने खेत के ऊपर ही बिल्ड करनी है। इससे आपका जो मुनाफा है वो मल्टीपल टाइम बढ़ेगा, बिकॉज आप सिर्फ अपनी फसल पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास पशुपालन भी है, आपके पास मछली पालन भी है, आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, आप सारे उपक्रम एक साथ कर सकते हैं। और ये सारे उपक्रम एक साथ करने का मतलब ये है कि हर उपक्रम से आपको फायदा मिलेगा, और आप किसी भी एक उपक्रम के ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं है। इस तरीके से आपका जो खेत में जो कुछ भी उपज है, जो कुछ भी आपके लिए उपज है वो आपने बेच ली, और जो कुछ भी वेस्टेज है उसको आपने चारे में इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से आपने ज़ीरो वेस्टेज फार्म बना लिया, और ये फार्म जो है आपका हर प्रकार की डिजीज, पेस्ट और मौसम की मार से बचा हुआ है, हर तरीके से आप सेफ गार्डेड है। तो ये एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी प्रेजेंटेशन थी आप लोगों के लिए, और अधिक जानकारी के लिए आप वैदिक सृजन की वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, vedicsrijan.com, और हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। ये हमारा जो मॉडल है ये कई जगह पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और बहुत सारे किसान इसका ऑलरेडी लाभ उठा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके हृदय में प्रश्न आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, आप वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, और आप ईमेल कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को जानते हैं। मेरा नाम है मधुकर स्वयंभू, और मैं वैदिक सृजन को रिप्रेजेंट करता हूँ।